खबरदार तक के छात्र दर्शकों, आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए जा रहे पढ़ाई के इस खंड में आपने पिछले दिन वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत आपने जाना कि वर्ण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। आज के इस पाठ में मैं आपको वर्णों के जो दो प्रकार बताए गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करूंगा। स्वर वर्ण की बात की जाए तो स्वर वर्ण, जैसा कि आपको पिछले दिन बताया गया कि ये वे वर्ण हैं जिससे बोलने में, मुंह में वायु के निकलने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है और ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के अपने आप बोले जा सकते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग हर्ष कहलाता है, दूसरा भाग दीर्घ कहलाता है और तीसरा भाग प्लुत कहलाता है, जो इस समय प्रचलन में उतना नहीं। बात हर स्वर वर्ण की जाए तो यह वह स्वर वर्ण होता है जिसके बोलने में अल्प समय लगता है। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, ऋ आते हैं। इसके अलावा दीर्घ स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिसे बोलने में हर स्वर वर्ण की तुलना में दूना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। इसका तीसरा प्रकार जो प्लुत कहलाता है, यह वैसा स्वर वर्ण है जिसे बोलने में हर स्वर वर्ण की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यही कारण है कि इसका अपना कोई विशेष चिन्ह नहीं होने के कारण 3 लिखा जाता है, यानी कि पिछले शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर लगा हुआ है व्यंजन के साथ, वह कुछ ज़्यादा समय तक बोली जाएगी। जैसे भैया आदि। अब बात इस स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है, क्योंकि व्यंजन वर्ण को बोलने के समय उससे स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ती है और वह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण के साथ जुटा हुआ होता है। इसकी मात्रा को लेकर आप स्क्रीन पर पूरा शॉट इस खबर के अंत में देख पाएंगे। खबर के अंत में सिलसिलेवार ढंग से सारे तथ्यों को चित्र रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, आप वहाँ इसे देख सकते हैं। बात व्यंजन वर्ण की जाए तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसे बोलते समय ध्वनि हमारे मुंह में थोड़ी रुक कर बाहर आती है। साथ ही व्यंजन वर्ण को दूसरे प्रकार से इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसे बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। बिना स्वर वर्ण के सहयोग के यह नहीं बोली जा सकती है। जैसे क, ख, ट, ठ। आप देख रहे हैं कि इसके अंत में अ जुटा हुआ है, जबकि जो मूल व्यंजन है वह इस अ को छोड़कर है, जिसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लिखने में हम उसे लिख सकते हैं, लेकिन उसका उच्चारण इस प्रकार से संभव नहीं है। तो उस मात्रा, जो स्वर की मात्रा लगी होती है, वो अंत में आपको चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। अभी बात व्यंजन की। इसके 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें ध्वनि कंठ, तालु, मूर्धा या दांत से स्पर्श करते हुए बाहर आता है। इसके उदाहरण कवर्ग, जिसके अंतर्गत क से अंगों तक के 5 शब्द आते हैं और इसका उच्चारण स्थल कंठ होता है। चवर्ग, च से यों 5 वर्ण और इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। टवर्ग, ट से 9 तक, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तवर्ग, त से 9 तक, इसका उच्चारण स्थान दांत और तालु होता है। और पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान होठ होता है। ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण थे। इन सारी चीज़ों को चित्र के माध्यम से खबर के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, अंतस्थ ये किसी के बीच स्थित होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन की बात की जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें वायु जीभ से टकराने के बाद मुंह के अंदर जाकर फिर से वापस बाहर आती है, जैसे ड़ और ढ़। जबकि ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके बोलने के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन व्यंजन के अलावे वर्णों को कई दूसरे प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है, जैसे अयोगवाह। अयोगवाह ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। इसके अंतर्गत अंग आते हैं और इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जब हम वर्ण को लिखते हैं उसके ऊपर में एक बिंदी लगा देते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो दो व्यंजनों के जुटने से बने हुए होते हैं, जैसे क और स अक्षर, त और र त्र, ज्यों और यों ज्यों, और इनका एक अपना अलग ही प्रकार का चिन्ह होता है। इसके अलावे कुछ संयुक्त को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जिसमें एक ही समान व्यंजन का संयोग होता है। इन सभी के उदाहरण आपको चित्र के द्वारा अंत में प्रदर्शित किए जाएंगे। आप इसे वहाँ देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आज के पाठ में वर्ण विचार पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसके आगे आपको अब शब्द विचार व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। साथ ही अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी कुछ समय के पश्चात रीजनिंग के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आज इतना ही।